everyone, this is Tamanpreet Kaur and I welcome you all to this YouTube channel. कंगना रनौत का कहना है कि हमें आजादी 2014 में मिली, पर उनकी यही आजादी थोड़े टाइम पहले ही छीन ली गई। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जैसे कि कंगना रनौत को भी पता है कि 10 फ्लॉप मूवीज के बाद कोई ना कोई मूवी तो हिट करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए उन्होंने कई सारे भड़काने वाले बयान देने शुरू कर दिए। और वैसे ही उन्होंने एक बयान दिया हमारे किसानों के बारे में। एक बार फिर यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे। कंगना रनौत का कहना है कि कई सारी फोर्सेस और बड़े बड़े लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ कहीं ना कई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सब कहना था इंदिरा गांधी के चाटुकारों के बारे में जब वो प्रधानमंत्री। पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है, कंगना रनौत तो ऐसे बयान देती ही रहती हैं आए दिन ही। पर आप इस वीडियो को देखिए। मैं खुद किसान हूँ। she was Bharat and all of that. I was like he should be tested for drug. जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। The first Prime Minister of India, सुभाष चंद्र बोस। ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। लेकिन जो उन्होंने एक बार फिर से किसानों के बारे में ऐसा बयान दिया है, उसके खिलाफ तो इस बार बीजेपी भी आ चुकी है। उन्होंने खुद कहा कि कंगना रनौत को किसी ने ये हक नहीं दिया है, वो ऑथराइज नहीं है ये सब बयान देने के लिए। और उसके बाद फिर हाई कमांड पर उनको फटकार भी लगाई गई। पर ऐसा बीजेपी में पहली बार हुआ होगा कि किसी सिटिंग एमपी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब कंगना रनौत ने किसानों के बारे में एक चीज बोली थी कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर औरतें बैठी हुई हैं, ये 100 रुपए में बिकने वाली औरतें हैं, तो तब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के गाल लाल कर दिए गए थे। तो इसी की वजह से बीजेपी को एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर बीजेपी ऐसी ही चलती रही तो तब हरियाणा में भी उनकी ऐसी ही वाट लग सकती है, अगर कंगना रनौत को यहाँ पर चुप नहीं कराया गया। और कई हरियाणा के किसान ग्रुप्स ने ये मांग भी की है कि कंगना अपनी इस बयान के बारे में माफी भी मांगे। पर कंगना रही कंगना, बीजेपी के स्टेटमेंट के बाद भी कंगना ने एक और स्टेटमेंट दी। उसका कहना था कि बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ है, और फिर से बीजेपी को बोलना पड़ा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कास्ट सिस्टम से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पर कंगना रनौत को तो सिर्फ फिक्र थी अपनी मूवी के प्रमोशन की और अपनी कंट्रोवर्सीज निकालने की, ताकि उनकी जो फिल्म है उसका थोड़ा बहुत तो काम चल जाए। आप इस चीज का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि बीजेपी के जो यूनिट्स हरियाणा में हैं, उन्होंने राहुल गांधी को एक चैलेंज दिया है कि तुम अगर ज्यादा कास्ट करते रहते हो तो एक दलित सीएम कैंडिडेट नॉमिनेट कर दो। और बीजेपी इस चीज को लेकर अपना बहुत ज्यादा सीना ठोकती है कि नायाब सैनी और ओबीसी लीडर, उन्होंने उसको हरियाणा का सीएम डिक्लेयर कर दिया। और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा का कहना है कि अगर कांग्रेस हरियाणा के अंदर आती है तो तब कास्ट सेंसस कराए जाएंगे, तो तब वहां पर हर एक इंसान को अपने कास्ट से रिलेटेड अपने हक मिलेंगे। अब आप सोचिए कि इस मुद्दे के अंदर कंगना रनौत ये बोल देती है कि बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ है, तो तब कंगना रनौत ने अपनी ही पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कंगना रनौत ने एक चीज सोची कि पंजाब के अंदर सिखों को उसकी फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ जितने केस हो सकते हैं उतने फाइल करने दो। कंगना रनौत ने एक चीज यहाँ पर सोची कि पंजाब के अंदर लोगों को उसकी फिल्म के खिलाफ, सिखों को उसकी फिल्म के खिलाफ केस फाइल करने दो। पर वो ये चीज भूल गई कि हरियाणा के अंदर जो उसने स्टेप लिया है, जहां पर बीजेपी के लिए एक एक सीट मायने रखती है, वहां पर भी सिख एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बल्कि जो लोकसभा इलेक्शन 2024 हुए हैं, वहां पर 4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पर सिखों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सिरसा। और 20% वोट शेयर है वहां पर उनका। और इन हरियाणा इलेक्शंस के अंदर भी सिख कम्युनिटी 15 से 20 सिख कंटेस्टेंट्स को वहां पर खड़ा करना चाहते हैं। और इस केस के अंदर जो कंगना सिखों के बारे में कितना कुछ गलत बोलती है, उन्हें खालिस्तानी बोलती है, फार्मर्स के बारे में गलत बोलती है, अब
वही बीजेपी के लिए एक नासूर सा बन गई है। और ये बात भी कही जा रही है कि कंगना रनौत की जो फिल्म आनी है इमरजेंसी, जो ऑलरेडी बहुत टाइम से डिले होती हुई आ रही है, तो अब बीजेपी को उसके ऊपर भी रोक लगानी पड़ सकती है। तो अब बीजेपी के लिए यह हरियाणा इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 के अंदर अपनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद हरियाणा इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी ईगो को बचाने के लिए। और हमारी जनता ऐसी है कि वो काफी समय के लिए किसी भी पार्टी को टिकने नहीं देती, क्योंकि 2019 में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी, पर इस बार 2024 में बीजेपी ने 10 में से 5 सीटें जीती हैं, पर उनका जो इमेजिनेशन था कि वो 10 में से 10 सीटें जीतेंगी। और अब तो ये भी लग रहा है कि इस बार बीजेपी हरियाणा इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस से जीत नहीं पाएगी। ये कहना है योगेंद्र यादव, जिन्होंने 2024 इलेक्शंस का अच्छे से प्रेडिक्शन किया था, जो बीजेपी के साथ सच भी देखा। उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी ना चला दे तो तब हरियाणा के अंदर कांग्रेस इस बार जीत सकती है। और सड़क पे लोग कहते हैं जी कांग्रेस को इस बार बीजेपी हरियाणा में नहीं हरा सकती, तो मैंने कहा तो कि जी सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है कांग्रेस को, क्योंकि इन 5 सालों में हरियाणा में लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा दुखी हैं। और आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस आएगी या बीजेपी। तो अब ये जान लेते हैं कि बीजेपी को ये इतना बड़ा बैकलैश दिख क्यों रहा है। ये सब शुरू होता है 2022 में, जहां पर यह बताया जाता है कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, पर हमारी सरकार से जब ये चीज की नहीं जाती है तो तब वो ये सोचते हैं कि उनकी आमदनी हम कम कर देंगे, फिर उसके बाद उसको दुगनी कर देंगे, तो तब तो लोग ये सोचेंगे कि वाह भाई, सुप्रीम लीडर ने हमारी आमदनी दुगनी कर दी, और वो उनके वो काले काम भूल जाएंगे। और ये सब शुरू हुआ था उन 3 काले कानूनों में, जिसके बाद हमारे फार्मर्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। किसान जो हमारे देश का पेट भरते हैं, उनके ऊपर ही हमारी सरकार ने 3 काले कानून थोप दिए उनसे बिना कुछ पूछे। और फिर किसान सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और उसके बीच कितने ही लोगों की जानें भी गई, और उसके बाद हमारी सरकार ने वो 3 काले कानून पीछे ले लिए। तो एक बार फिर से हमारे किसान प्रोटेस्ट करने शुरू कर देते हैं, जहां पर उनकी मांग होती है कि उनकी फसलों के सही रेट उन्हें दिए जाए। उनकी डिमांड थी MSP की। और तभी हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कंगना लाइक स्टेटमेंट दे दी। उनका कहना था कि जो किसान उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सच्चे किसान नहीं हैं, और वो सच्चे सिख भी नहीं है। ये मनोहर लाल खट्टर वो हैं जो एक बार एल्विश यादव के साथ स्टेज पर चढ़कर ये बोल रहे थे, उनका हाथ पकड़कर कि हम एल्विश यादव के साथ हैं। और फिर एल्विश यादव को जाना पड़ा जेल, और मनोहर लाल खट्टर को अपनी सीट खोनी पड़ी। और फिर ये सीट मिलती है नयाब सिंह सैनी को। वो किसानों के पास गए, उन्होंने प्रॉब्लम्स को एक जगह पर लिखा और ये चीज बोला कि किसान है वो सही चीज कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक चीज बोली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कीजिए, पर कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने यहाँ पर कोई चीजें नहीं करी, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करा। कई सारी योजनाएं बीजेपी ने लॉन्च तो करी, उनका थोड़ा सा हमें फर्क देखने को भी मिला, पर किसान फसल उगाकर करेगा ही क्या जब उनकी फसल का सही मूल्य ही नहीं उनको मिल रहा। जब MSP का सिस्टम ही सही नहीं है तो उनकी फसल उगाने का फायदा क्या हुआ। और जो सोइंग एरिया है जहां पर फसल उगाई जाती है, हरियाणा में पहले वो 3.33% थी, पर 2022 में यही सोइंग एरिया कम होकर 3.03% में चला गया। मतलब किसानों को कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है खेती से। और जब वो अपने हकों के लिए लड़ने के लिए जाते हैं तो तब उनके ऊपर टीयर गैसेस का यूज किया जाता है और उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, वाटर कैनाल्स बनाए जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि पंजाब ही सिर्फ इन प्रोटेस्ट के अंदर है, जो खालिस्तान का यहाँ पर मुद्दा चल रहा है, आपको ये चीज बता दी जाए कि सिर्फ पंजाब के लोग ही यहाँ पर शामिल नहीं है, हरियाणा, दिल्ली और कई सारी स्टेट्स के लोग यहाँ पर शामिल है।
और हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहां पर हजारों की संख्या में लोग आर्मी में शामिल होते हैं, और जब हम किसी प्राइवेट नौकरी के लिए जाते हैं तो तब हम 100 बार सोचते हैं कि हमारी ये जॉब सिक्योर है कि नहीं। पर जब एक सरकारी नौकरी के अंदर जहां पर अपने देश से प्रेम करने वाले लोग अपनी इस जॉब के लिए जाते हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके साथ ऐसा होगा कि सिर्फ 25% लोग वहां पर सिलेक्ट किए जाएंगे, बाकी सारों को ऐसे ही 4 सालों के अंदर बाहर फेंक दिया जाएगा। हालांकि अग्निवीर का मुद्दा बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला मुद्दा है, जहां पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक और फैक्टर बनता है वो है स्पोर्ट्स का। हरियाणा से आज कितने ही लोग स्पोर्ट्स के अंदर जुड़ रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, पर जब वही लोग, वही सारे एथलीट, स्पोर्ट्समैन, वो सब अपने हकों के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर उतरते हैं या फिर प्रोटेस्ट करते हैं, तो तब उनके लिए भी कुछ किया नहीं जाता। और कई सारे सालों से जहां पर पहले हरियाणा बहुत ज्यादा अच्छा करता था स्पोर्ट्स के अंदर, आज वहीं पर 2019 से हरियाणा के अंदर यही स्पोर्ट्स का मुद्दा कहीं ना कहीं दबता जा रहा है, और लोग बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कर रहे हैं अब स्पोर्ट्स के अंदर। 2019 में बीजेपी ने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हर एक गांव के अंदर 1000 से ज्यादा स्पोर्ट नर्सरीज होंगी और हर एक गांव के अंदर एक स्टेडियम खुला होगा। ऐसे कुछ वादे किए गए थे बीजेपी के द्वारा स्पोर्ट्स के लिए, पर ये सब चीजें भी पूरी नहीं की, जिसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर भी लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि हरियाणा के लोगों को ये सब चीजें दिख रही हैं कि कैसा बर्ताव किया जा रहा है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत यूपी को 438 करोड़ मिल रहे हैं, पर हरियाणा में यही सिर्फ 66 करोड़ है। हरियाणा के सिपाही, हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के किसान, इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है आज के टाइम पर बीजेपी के द्वारा, ये सब लोग आज देख सकते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ी हार देखने को मिल सकती है। और मैनिफेस्टो के अंदर ये भी लिखा गया है कि जितने भी वादे बीजेपी ने किए थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। तो अब ये देखते हैं कि बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए। मैनिफेस्टो के अंदर जो वादे उन्होंने लिखवाए थे, क्या उन्होंने वो वादे पूरे भी किए कि नहीं। उन्होंने ये कहा था कि 25 लाख नौकरियां मिलेंगी हरियाणा के अंदर, पर लेकिन हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% है और 2019 में यही 18.4% है। मतलब हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और महिलाओं के साथ तो ये चीज और भी बुरी होती जा रही है। इंडिया के अंदर यही रेट 15.4% और हरियाणा के अंदर यही रेट 64.9% है। और सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो के अंदर जो वादे लिखे गए हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं। और सिर्फ यही एक चीज नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। एक और चीज बोली गई थी कि सबको पक्के मकान मिलेंगे, और ये भी कहा गया था कि 13 प्रमुख सिटीज के रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली, जम्मू और जयपुर तक फ्लाइट्स होंगी। और हेल्थ केयर को लेकर, एजुकेशन से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड और ऐसे कई सारे वादे किए गए थे, पर इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। तो इस बार के इलेक्शंस के अंदर कौन जीतेगा ये तो पूरे 1 महीने के बाद ही पता चलेगा। हरियाणा में इलेक्शन से पहले बीजेपी एक इमरजेंसी मोड के अंदर है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के लिए बीजेपी के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारती जा रही हैं। और कंगना रनौत को तो काफी पब्लिसिटी मिल चुकी है, पर बीजेपी के लिए ये एक सर दर्द बनती जा रही है। कंगना रनौत का एक गटर लॉजिक कि बीजेपी जब 2014 में आई तो तभी भारत को आजादी मिली, तो अब ये देखना है कि क्या हरियाणा को भी अब इस बार के इलेक्शंस के अंदर 2024 में फ्रीडम मिलती है कि नहीं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, बीजेपी इस बार के इलेक्शंस को जीतेगी कि कांग्रेस। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।